अब वैभव का जो मेंटल स्टेट था बहुत खराब होता जा रहा था। रैगिंग के नाम पे कभी उसके कपड़े उतरवा देते तो कभी उसे बिन कपड़ों के नाचने के लिए मजबूर कर देते। जब से श्रुति ने ये बात कही होती है कि वो उन पांचों से मिलना चाहती है, तब से ही उन पांचों का व्यवहार थोड़ा अलग हो गया था। वो लोग चुप चुप रहते थे, वैभव को तंग भी नहीं करते थे। इतने में ही खबर आती है कि अंकित की मौत हो गई। कॉलेज में ये बात फैल जाती है कि अंकित ने छत से कूद के अपनी जान दे दी। सिर्फ इतना ही नहीं, बाकी चारों की हालत भी बहुत खराब होने लगी। कभी शर्ट का बटन ऊपर नीचे, कभी बॉटल खाली पकड़ रखी है और उसी पे से पानी पीने की कोशिश कर रहे हैं। कभी किसी से बात तो कर रहे हैं पर सामने कोई नहीं है। पीयूष बताता है इनको परेशान करने वाले कोई लड़के नहीं बल्कि दैत्य है, मॉन्स्टर्स है, शैतान है, खुद सेटन है। उस जंगल में उन सबकी लाश एक ही जगह पे मिली थी। पीयूष की दोनों आंखें नहीं थी, उसकी आंखें निकाल ली गई थी। पर सबसे अजीब बात ये भी नहीं थी। सबसे अजीब बात ये थी कि उन चारों के शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं थी। उन चारों का शरीर अंदर से बिल्कुल खोखला था। कुछ कहानियां डरावनी होती है और कुछ कहानियां खौफनाक होती है। अब ये कहानी डरावनी है या खौफनाक, इसका फैसला तो आप ही करना। बात चालू होती है वैभव से। वैभव बहुत शांत लड़का था। वो किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता था, अपने में रहता था। उसकी खुद की एक अलग दुनिया थी। बहुत टैलेंटेड था वो, बहुत बढ़िया ड्राइंग बनाता था। मतलब एक ऐसा आर्टिस्ट था वो कि अगर उसने कोई चीज़ देख ली वो उसे हूबहू पेपर पे कॉपी कर लेता था। स्केचेस हो, पेंटिंग्स हो, कलरिंग हो, हर चीज़ में मास्टर। पर ऐसी मास्टरी वो अपने रिलेशनशिप्स में नहीं दिखा पाया। उसके ज़्यादा दोस्त नहीं थे, परिवार वालों से भी ज़्यादा नहीं बनती थी। देखो बात तो इंडिया की है। वैभव तो आर्टिस्ट बनना चाहता था पर माँ बाप के प्रेशर में आके बीटेक करनी पड़ी। बहुत दूर कॉलेज भेज दिया गया, एक ऐसा कॉलेज जो जंगलों में बना था। वहाँ पे लोग सिर्फ रहते नहीं थे, वहाँ पे लोग एक परिवार की तरह रहते थे। और वैभव बेचारा अपने ही परिवार का हिस्सा नहीं बन पाया। कॉलेज में, कैंपस में रहने के बाद उसे बहुत दिक्कतें आती थी। कभी टीचर उसकी कंप्लेन करती थी तो कभी बच्चे। और कंप्लेन ये नहीं होती थी कि वो कोई शैतानी कर रहा है या किसी को तंग कर रहा है, बस ये होती थी कि वो अपने में रहता है, किसी से बात नहीं करता। इस चीज़ का लोगों ने फ़ायदा उठाया और वैभव को लोग तंग करने लग गए। सबसे ज़्यादा तंग उसको उसके सीनियर्स करते थे और सीनियर्स में भी 5 लोग थे जो उसे बहुत तंग करते थे। अंकित, पीयूष, सागर, शिवम और सार्थक। ये लड़के ना वैभव को बार बार उसे लाके में लेके जाते जो एकदम पहाड़ों की साइड था, जहाँ कोई आता जाता नहीं था। रैगिंग के नाम पे कभी उसके कपड़े उतरवा देते तो कभी उसे बिन कपड़ों के नाचने के लिए मजबूर कर देते। अब वैभव का जो मेंटल स्टेट था बहुत खराब होता जा रहा था। सबसे ज्यादा ना ये लड़के वैभव को इसलिए छेड़ते थे क्योंकि वैभव की कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। तो ये बार बार उसे कहते थे कि अरे जा, तेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तू किसी लड़की से कैसे बात करेगा, तू तो मर्द नहीं है। बहुत परेशान करते थे। बहुत दिन तक वैभव ने ये सब झेला, पर फिर एक दिन उसने फैसला करा कि वो अपनी जान ले लेगा। पर कहते हैं ना, शायद भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। वैभव उसी पहाड़ी पे, उसी जगह पे, उसी इलाके में अपनी जान लेने गया जहाँ पे ये लोग उसको परेशान करने लेके जाते थे। वैभव का प्लान था कि वो बहुत सारी पिल्स खाएगा, अपनी नस काटेगा और मर जाएगा। ना तो उसे दर्द महसूस होगा और ना ही उसे अब कोई तंग करेगा। नहीं मरने का दर्द नहीं, जिंदगी का दर्द जो उसे सबने दिया था। उसी दिन की बात है, लकीली वहाँ पे एक लड़की मौजूद थी। वो वहाँ पे अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए कुछ पिक्चर्स क्लिक करने आई थी। वो नेचर में, फोटोग्राफी में बहुत इंटरेस्टेड थी, इसलिए वहाँ पे आके पिक्चर्स क्लिक कर ही रही थी कि उसने वैभव को देख लिया। वैभव को अकेला देख पहले तो वो लड़की डर गई कि वो यहाँ क्या कर रहा है और कहीं लड़की तो खतरे में नहीं। पर फिर उस लड़की ने देखा कि वैभव अपने पैक से एक चाकू निकालता है और अपना हाथ काटने लगता है। वो जोर से चिल्लाती है, रुको, ऐसा क्यों कर रहे हो, और दौड़ती दौड़ती वैभव के पास चली जाती है। वैभव उस लड़की को पहले ही दिन सब बताता है। उस लड़की को वैभव से प्यार हो जाता है या दया आ जाती है पता नहीं, पर उस दिन से वो लोग बातें करने लगते हैं। वैभव और वो लड़की दिन रात बातें करते रहते हैं। इतनी बातें करते हैं कि वैभव अपनी क्लासेस मिस करने लगता है। रात को भी अपने कमरे में, अपने बिस्तर में, कंबल में छुप छुप के उस लड़की से बात करता रहता है। वैभव का रूममेट खुश हो जाता है ये देख के कि फाइनली वैभव की लाइफ में कोई आई और वो इतना खुश है। वो वैभव को रात रात भर हंसते हुए सुन के बहुत खुश महसूस करता था क्योंकि वो अच्छा लड़का था और वैभव के लिए अच्छा चाहता था। और वैभव को तंग करने वाले सीनियर्स को ये बात ना तो समझ आई और ना ही यकीन हुआ। वो वैभव को और तंग करने लगे, कहने लगे कि तेरी लाइफ में कोई लड़की नहीं है, अगर है तो बता, दिखा।
वैभव बताता नहीं, उसकी लाइफ में लड़की आ गई है, उसका नाम श्रुति है और वो बहुत खूबसूरत है। वो लड़के वैभव की बात पे यकीन नहीं करते, कहते हैं कि एक काम कर, उस लड़की की कोई फोटो हमें दिखा, कुछ इंस्टाग्राम दिखा, फेसबुक दिखा, कुछ तो बता। वैभव तो चाहता था श्रुति की फोटोज दिखाना, पर श्रुति की कोई फोटो उसके पास थी ही नहीं। ना तो वो इंस्टाग्राम पे थी, ना ही फेसबुक पे और ना ही किसी और प्लेटफॉर्म पे। उस दिन वैभव श्रुति से ये सब पूछता है तो श्रुति बताती है कि कुछ सालों पहले एक लड़के ने उसे कई टाइम तक स्टॉक करा था, जिसके बाद से उसने हर प्लेटफॉर्म से अपनी आईडी हटा दी, इमेजेस हटा दी और सब जगह से गायब हो गई। वो अपना डिजिटल फुटप्रिंट नहीं छोड़ना चाहती थी, वरना वो स्टॉकर वापस उसकी जिंदगी में आ जाएगा। वो ये भी बताती है कि उस स्टॉकर ने बचपन में उसे इतना परेशान करा कि उसको फोटोज खिंचवाने से और कोई भी डिजिटल फुटप्रिंट रखने से इतना डर लगता है कि वो ये सब अलाउ नहीं कर सकती और वो किसी के लिए अपनी फोटो नहीं क्लिक करवा सकती। मगर मैंने बताया था ना, वैभव बहुत कमाल का आर्टिस्ट था। उसने अपनी याद से और उस लड़की की शक्ल को सब देख के एक ऐसी तस्वीर बनाई जो हूबहू उस लड़की जैसी दिखती थी। वो तस्वीर लेके गया और उन पुलिस को दिखाई। वो लोग हंसने लगे, कहने लगे कि इतनी खूबसूरत लड़की तेरे साथ हो ही नहीं सकता, और अगर है तो एक दूसरे के साथ की फोटो खिंचवाओ ना, कुछ दिखाओ, प्रूफ दो। अब वैभव उन्हें कैसे अपनी गर्लफ्रेंड की सारे राज बता देता। श्रुति ये बात किसी को नहीं बताना चाहती थी। वैभव उन लोगों से कुछ नहीं कहता, चुपचाप उनकी बातें सुनता रहता। हर दिन के साथ वैभव के साथ हो रहा यह व्यवहार भी बहुत बुरा होता गया। एक दिन वो तंग आ गया। उसने बोला कि ठीक है, तुम मुझ पे यकीन नहीं करते तो मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा। अब उसने ये बोल तो दिया था, पर अब वो श्रुति को ये कैसे बताता कि जो लोग उसे तंग करते हैं वैभव श्रुति को उसी से मिलवाना चाहता है। कई दिन तक तो वैभव ने ये बात श्रुति को कही नहीं, चुपचाप अकेले जाता, श्रुति से मिलके वापस आ जाता, रोज रात को उससे फोन पे बात करता। वैभव श्रुति को सब बताता, स्कूल में क्या हुआ था, माँ बाप कैसे थे, कॉलेज में क्या होता है, लोग कैसे तंग करते हैं। एक दिन श्रुति ही परेशान हो जाती है, कहती है कि वैभव वो तुम्हें इतना परेशान करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं उन लोगों से मिलना चाहती हूँ, मैं उन लोगों से बात करना चाहती हूँ। हो सकता है मेरे समझाने पे वो तुम्हें नहीं तंग करे, और वो जो कह रहे हैं वो गलत है, जो वो कर रहे हैं वो नाइंसाफी है, क्रूरता है। मैं उन्हें समझाऊंगी। तुम एक काम करो, हमारी जगह पे जहाँ पे हम मिलते हैं वहीं पे एक दिन उनको ले आओ, मैं उनसे मिलूंगी। अब पहले तो वैभव काफी ज्यादा स्केप्टिकल था कि क्या वो श्रुति की बात माने, क्या वो उन पांचों को श्रुति से मिलने के लिए लेके जाए कि नहीं। क्योंकि अगर ऑब्वियसली आपको कोई परेशान करता है तो आप उस इंसान को जो आपको परेशान कर रहा है अपने लव्ड वन से इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहोगे। आपके मन में हमेशा ये डर रहेगा कि यार ये उनकी लाइफ में भी कर सकता है कुछ दिक्कत। और वैसे ही श्रुति का पास थोड़ा ऐसा ही दर्दनाक सा था, जहाँ पे उसे कोई स्टॉक कर रहा था और वो उसकी लाइफ को उसने एक हेल बना दिया था। श्रुति कहीं बाहर भी नहीं निकल सकती थी क्योंकि वो हमेशा उसके घर के बाहर मौजूद रहता था, हमेशा स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर रहता था। वो उसकी तस्वीरें खींचता रहता था, उसको टेक्स्ट करता था, हर प्लेटफॉर्म पे उसकी फ़ोटोज़ को निकाल के अपने और उसके मोन्टाजेस, कोलाजेस बनाता था। तो श्रुति के साथ भी बहुत बुरा हो रखा था। इसलिए वैभव समझता भी था कि क्यों श्रुति किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से दूर रहना चाहती है या अपनी फोटोज नहीं खिंचवाना चाहती है। पर अब वैभव को दोनों लोग प्रेशर कर रहे थे, वो पांचों लड़के भी श्रुति से मिलने के लिए और श्रुति भी उन पांचों से मिलने के लिए। वैभव को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो श्रुति को सब बताता था, पर ये कैसे बताता कि उसको डर लग रहा है श्रुति को उन लोगों से मिलवाने में, कि क्या पता वो श्रुति के सामने ही वैभव का मजाक उड़ा दे, उसके कपड़े उतरवा दे या श्रुति को भी कुछ कर दे, उसे छेड़ दे। वैभव बहुत वक्त तक ये बात टालता रहता है। धीरे धीरे वैभव नोटिस करता है कि वो पांचों वैभव को तंग करना बंद कर रहे होते हैं। जब से श्रुति ने ये बात कही होती है कि वो उन पांचों से मिलना चाहती है, तब से ही उन पांचों का व्यवहार थोड़ा अलग हो गया था। वो लोग चुप चुप रहते थे, वैभव को तंग भी नहीं करते थे, कभी कॉलेज आते थे कभी नहीं आते थे, एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं थे, बहुत अजीब अजीब करने लग गए थे। पहले तो वैभव बहुत खुश हुआ, फिर उसे लगा कि कहीं इसमें श्रुति का हाथ ही तो नहीं, क्योंकि श्रुति बार बार वैभव से कहती थी कि वो वैभव को कुछ नहीं होने देगी, वो वैभव से बहुत प्यार करती है, वो वैभव को बचा के रखेगी। तो वैभव को बहुत ज्यादा अजीब लगा। उसे लगा कि कहीं श्रुति ने इन लोगों के परिवार वालों से बात तो नहीं कर ली, या कहीं इन लोगों को ही बात कर ली हो, कुछ कह दिया हो। वैभव बिल्कुल नहीं समझ पाता, पर फिर भी अगले 1-2 हफ्ते तक वैभव आराम से अपनी जिंदगी जीता है। वो कॉलेज जाता है, कॉलेज के बाद अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है, घंटों उसके साथ रहता है, वापस अपने कमरे में आता है, रूम में आता है, सोता है, सोते सोते भी उससे फोन पे बात करता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और अब तो उसे कोई परेशान भी नहीं कर रहा होता। इतने में ही खबर आती है कि अंकित की मौत हो गई। कॉलेज में ये बात फैल जाती है कि अंकित ने छत से कूद के अपनी जान दे दी। वैभव को ये बात बहुत अजीब लगती है कि दूसरों को परेशान करने वाला अपनी जान क्यों लेगा। थोड़ा वियर्ड था उसके लिए। उसको तो ऐसा शक भी होने लग जाता है कि अंकित की मौत के पीछे वो बाकी 4 लड़के हैं
यानी सागर, शिवम, सार्थक और पीयूष। पर उसे क्या, अंकित को तो वो वैसे ही नहीं पसंद करता था और न ही उन चारों से उसका मतलब था। वो जितना इन चारों से दूर रहता उतना ही बेस्ट रहता। पर वैभव ये बात श्रुति को बताता है। श्रुति भी वैभव की बात सुन के खुशी होती है, कहती है ये तो अच्छा हुआ, जो तुम्हें तंग कर रहे थे अब नहीं कर रहे, कम होते जा रहे हैं। वैभव को ये बात भी अजीब लगी, कम होते जा रहे हैं मतलब? कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई आपको पसंद नहीं होता और उसका कुछ नुकसान हो जाता है या उसको थोड़ी बहुत लग जाती है तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ता, या आप कभी कभी इंसान उस बात पर खुश भी हो जाता है कि अरे मेरा बुरा कर रहा था खुद के साथ ही, देखो क्या हो गया टाइप्स। पर कोई भी ऐसा किसी की मौत होने पे नहीं सोचता। अगर कोई भी इंसान मर जाए तो रिगार्डलेस कि वो कितना भी अच्छा था बुरा था, अगर आप उसे जानते हो तो आपको समवेयर एक स्पेस महसूस होगी कि अरे ये इंसान था और अब नहीं रहा, जिंदा था मर गया करके। पर वैभव के केस में श्रुति ऐसे कोई इमोशन ही नहीं दिखाती, जबकि वैभव दिखाता है, जिसको तो इतना परेशान किया गया था। कहीं ना कहीं उसको भी लगता है कि अंकित की मौत के पीछे कुछ तो और बात है, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ऐसे वो अपनी जान तो नहीं ले सकता था। सिर्फ इतना ही नहीं, बाकी चारों की हालत भी बहुत खराब होने लगी। वो कॉलेज में ऐसे घूमते थे जैसे वो लोग पागल हो चुके हो। कभी शर्ट का बटन ऊपर नीचे, कभी बॉटल खाली पकड़ रखी है और उसी पे से पानी पीने की कोशिश कर रहे हैं, कभी किसी से बात तो कर रहे हैं पर सामने कोई नहीं है। एक दिन वैभव बहुत हिम्मत जुटाता है और पीयूष से बात करने चला जाता है। पीयूष उन सब में से थोड़ा डिफरेंट था। वो वैभव को थोड़ा कम परेशान करता था, या जब बाकी लोग उसे परेशान करते थे तो थोड़ा उसकी साइड लेता था कि अरे बस करो, कितना मारोगे, कितना तंग करोगे टाइप्स। तो वैभव हिम्मत करके पीयूष के पास जाता है। वो पीयूष से कहता है कि उसको लगता है कि अंकित की मौत के पीछे किसी का हाथ है, शायद अंकित ने खुद की जान नहीं ली। और वो ये भी बताता है कि उसे बहुत अजीब लग रहा है कि ये सब अब बात नहीं कर रहे और इतना अजीब एक्ट कर रहे हैं। वो पीयूष से पूछता है क्या कुछ बात है जो वो उससे छुपा रहे हैं, या वो दोस्तों को बता नहीं पा रहे। पीयूष बहुत देर तक शांत रहता है। वो वैभव को बस घूरता रहता है। उसे समझ नहीं आता कि वो वैभव से बोले ना बोले, भाग जाए, चुप रहे, बात करे। बहुत देर तक वैभव उससे बार बार पूछता रहता है। इतना परेशान हो जाता है कि उसको पकड़ के हिलाने लगता है कि अरे बता तो हुआ क्या। कि तभी पीयूष बताता है कि उनके साथ, सबके साथ बहुत अजीब हो रहा है। रात को उन्हें सपने आते हैं, ऐसे सपने जिसके अंदर उनके साथ वही हो रहा था जो वो वैभव के साथ करते थे। बस फर्क सिर्फ इतना था कि वैभव को परेशान करने वाले 5 लड़के थे, मगर इनके सपनों में इनको परेशान करने वाले कोई लड़के नहीं, बल्कि दैत्य है, मॉन्स्टर्स है, शैतान है, खुद सेटन है। पीयूष बताता है कि हर सपने में उनके साथ वही चीजें होती है जो उन्होंने एक वक्त पे वैभव के साथ करी थी, मगर वो सब इतने दर्दनाक तरीके में होता है कि उसका असर उनके दिमाग पर उठने के बाद भी रहता है और कभी कभी उसके घाव उनके शरीर पर भी आ जाते हैं। पीयूष बताते हैं कि एक बार हमने तुम्हें वहां जंगलों में लेके जाके बिना शर्ट के नचवाया था ना। मेरे सपने में भी मेरे सामने 5 लोग थे, किसी का सर नहीं था तो किसी की आंखें बाहर थी, कोई छोटा था क्योंकि उसके पैर कटे हुए थे, तो कोई काफी लंबा था, इतना कि उसकी गर्दन तक नहीं दिख रही थी। और उन सबके सामने मैं वहां बिना शर्ट के नाच रहा था, मगर मेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं थी, कोयले थे और वो बहुत गर्म थे, मुझे बार बार लगे जा रहे थे। मैं फिर भी नाचे जा रहा था कि इतने में ही मुझे कोई पकड़ के खींच देता है और मैं उन कोयलों से रगड़ता जंगल के कोने में पहुंच जाता हूँ जहाँ वो लोग मुझे पीटते हैं। कभी वो अपना शरीर बदल के, अपना रूप बदल के मुझे डराते हैं, तो कभी वो मेरे कानों में चीखते हैं और उनकी गूंज, उनकी चीखें मेरे कानों से जाती ही नहीं है। ना मैं उठ पाता हूँ और ना ही मैं उस डरावने सपने से निकल पाता हूँ। और जब फाइनली सुबह मेरी नींद खुलती है तो मेरा पूरा शरीर ऐसे थका हुआ होता है जैसे न जाने कितने घंटों से मैं नाच रहा हूँ। मेरे पैरों में दर्द होता है, मेरे पैरों के नीचे छाले होते हैं जैसे मैंने किसी गर्म कोयले पे पैर रखे हो, पर मैं तो बिस्तर पे सो रहा था। मेरे साथ बहुत चीज़ हो रही है, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता, मुझे बचा लो, मुझे माफ़ कर दो, पीयूष ही कहता है और वैभव के पैरों में गिर के गिड़गिड़ा के रोने लगता है। वैभव को समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हो सकता है, पर फिर भी वो ये सारी बात अपनी गर्लफ्रेंड को बता देता है। वो श्रुति से जाके सब कन्फेस करता है, कहता है कि उन लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है। तो श्रुति वैभव को रियलाइज़ कराती है कि इंसान ना जब बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस करता है, जब उसको बहुत ज़्यादा
घृणा हो जाती है खुद से। जब उसे ऐसा लगता है कि उसने कुछ ऐसे कर्म करे, ऐसी चीजें करी है जिसे कोई माफ नहीं कर सकता, तो उसका खुद का दिमाग उसे सजा देने लगता है। अब वो सपने में थे या हकीकत में, पर सजा तो बराबर देता है। वैभव को श्रुति की बातों में थोड़ी बहुत सेंस लगती है। उसे लगता है हाँ, दिमाग इतना पावरफुल तो होता ही है कि वो आपको इमोशंस फील करा सके, पेन फील करा सके, और अगर आप गिल्टी हो तो आपको वो गिल्ट अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट करके दिखा सके। पर फिर भी वैभव अब इन सब बातों पे ज्यादा नहीं पड़ना चाहता। वो अपनी जिंदगी में अकेले रहना चाहता है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, खुशी खुशी श्रुति के साथ। वो दोनों इतना प्यार में होते हैं कि रात रात को फोन स्पीकर पे करके जोर जोर से गाने सुनते हैं, एक साथ डांस करते हैं, जबकि वो एक कमरे में भी नहीं होते। फोन के थ्रू ही वो डांस कर रहे हैं, गा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे। अब धीरे धीरे टाइम बीतता जा रहा था। अंकित की मौत को हुए भी बहुत वक्त हो चुका था। पीयूष भी वैभव से बात नहीं करता था। सब कुछ नॉर्मल होता जा रहा था। वैभव अब अपने आने वाले एग्जाम्स पे फोकस्ड हो रहा था। धीरे धीरे उसने श्रुति से भी थोड़ी बात कम कर दी, पर तभी वैभव के साथ भी कुछ अजीब होने लगा। जब जब वो श्रुति से बात नहीं करता या कम बात करता, उसे श्रुति के सपने आने लग जाते। ऐसे सपने कि श्रुति उसी जंगल में है जहाँ पे वो पहली बार मिले थे, और वहाँ पे रो रही है बेचारी, दुखी हो रही है और कह रही है, वैभव तुम्हें मेरी याद नहीं आती, तुम मुझसे दूर जाना चाहते हो। ऐसे सपने देख के वैभव को बहुत बुरा लगता। दौड़ते दौड़ते अगले दिन वो श्रुति से मिलने चला जाता और फिर सब कुछ ठीक हो जाता। पर ठीक से वैभव की जिंदगी हो रही थी, क्योंकि उन चारों की जिंदगी नर्क से भी बदतर होती जा रही थी। सब बीमार पड़ने लगे थे, उनका वजन गिरने लगा था। किसी को आँख में देखने में दिक्कत हो रही थी, तो किसी को अपने पैरों से चलने में, किसी के तो हाथ ने काम करना बंद कर दिया था। वो सब सेम सपने देख रहे थे जो पीयूष को आते थे, जहाँ पे उनके साथ वही होता था जो उन्होंने एक समय पे वैभव के साथ करा था। बड़ी हिम्मत जुटा के एक दिन वो आते हैं वैभव के पास और कहते हैं कि मुझे माफ कर दो। वो चारों वैभव के पैरों में गिर जाते हैं और बोलते हैं कि जब तक वैभव उन्हें माफ नहीं करेगा, दिल से माफ नहीं करेगा, शायद वो सब इस हेल से नहीं निकल पाएंगे। शायद उनके सपने उन्हें मार डालेंगे, वैसे ही जैसे उन सपनों ने अंकित को मारा था। वैभव कहता है कि मैंने तो तुम्हें कब का माफ कर दिया, मेरी गर्लफ्रेंड तुमसे थोड़ी नाराज है, मगर कोई बात नहीं। वो लड़के रोने लगते हैं, कहने लगते हैं हाँ, हमें उससे भी माफ़ी मांगनी है, हमने उसके साथ भी बहुत गलत करा है, हम उसका मजाक उड़ाते थे, उसके होने पे यकीन नहीं करते थे, तुम्हें इतना सुनाते थे, हमें उससे भी माफ़ी मंगवा दो, हम अब कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। वैभव उन्हें इस हालत में देख के मान जाता है और अपने साथ श्रुति से मिलने के लिए ले जाता है। उस रात कैंपस से 5 लोग गए थे, वैभव, पीयूष, सागर, शिवम और सार्थक, मगर वापस सिर्फ एक इंसान आया, वैभव। कैंपस में आके उसने कुछ नहीं कहा, मगर कुछ दिनों बाद जब उन चारों की लाश उसी जंगल में मिली, तो लोगों को शक हुआ कि वो तो वैभव के साथ लाश दिखे थे कैंपस से जाते वक्त। तो वैभव को तो जरूर पता होगा। इंटेरोगेशन होती है और पुलिस वैभव को पकड़ लेती है और पूछताछ के लिए बुलाती है। उसके बाद वैभव जो कहानी सुनाता है, उसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मगर उससे पहले ये तो सुन लो कि उन लोगों की लाश कैसे मिली थी। उस जंगल में उन सबकी लाश एक ही जगह पे मिली थी, उसी जगह पे जहाँ पे वो वैभव को तंग करने ले जाते थे। मगर उन सबकी लाश की हालत बहुत ही भयानक थी, बहुत ही बुरी थी। पीयूष की दोनों आंखें नहीं थी, उसकी आंखें निकाल ली गई थी। शिवम के दोनों पैर टूटे हुए थे, उल्टे थे, उसके घुटने पूरी तरीके से मोड़ दिए गए थे। शिवम का एक हाथ तोड़ दिया गया था और वो हाथ भी नहीं मिला कि वो हाथ गया कहाँ। और सार्थक, उसका तो सर ही नहीं था, उसकी पूरी बॉडी पे ऐसे घाव थे जैसे किसी ने उसको खींचने की कोशिश करी हो, और उसी खींचने की कोशिश में शायद उसका सर उसके धड़ से अलग हो गया हो। पर सबसे अजीब बात ये भी नहीं थी। सबसे अजीब बात ये थी कि उन चारों के शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं थी। उन चारों का शरीर अंदर से बिल्कुल खोखला था, सारे ऑर्गन्स थे, आंतड़ियां सब कुछ थी, बस खून नहीं था। पर ये कैसे हो सकता है? पुलिस इस पहेली को समझ ही नहीं पाई। वैभव को इंटेरोगेशन में लाके सबसे पहले उन्होंने यही सवाल पूछा कि तुमने ऐसा कैसे करा, उन सबका खून कैसे निकाला। वैभव ने बताया कि मैं तो कुछ जानता ही नहीं, मैं तो उन चारों को वहीं छोड़कर दूर आ गया था, मेरी गर्लफ्रेंड उनसे बात कर रही थी, पता नहीं क्या हुआ, मैं वापस आया तो वहाँ कोई भी नहीं था, अंधेरा हो चुका था, मैं वापस कैंपस आ गया, तब से ना मेरी गर्लफ्रेंड मेरा फोन उठा रही है और ना ही वो चारों है। पुलिस वालों को वैभव की बात पे यकीन नहीं होता, पर इंटेरोगेशन का हिस्सा था,
इसलिए वो वैभव से उसकी गर्लफ्रेंड श्रुति के बारे में पूछने लग गए। उसकी फोटोज, आईडीज, कुछ भी, उसकी एग्जिस्टेंस का कोई भी प्रूफ मांगने लग गए। वैभव ने पुलिस को वही कहानी सुनाई जो श्रुति ने उसे सुनाई थी कि कैसे कोई श्रुति को स्टॉक करता था, उस वजह से उसको सारे अपनी आईडीज उड़ानी पड़ी, वो फोटोज नहीं खिंचवाती थी। तो पुलिस को वैभव की पूरी कहानी मनगढ़ंत लगने लगी। वो कहने लगे कि ठीक है, उसकी कोई तस्वीर नहीं है तो हम कैसे माने, ना उसका नाम है, ना पता है, ना तस्वीर है। वैभव पुलिस वालों को तस्वीर तो नहीं दिखा पाता, मगर एड्रेस, फोन नंबर सब कुछ दे देता है पुलिस वालों को। यहाँ तक कि वो स्केच, वो तस्वीर जो उसने श्रुति की बनाई थी, उसे एक बार फिर बना के पुलिस के हवाले कर देता है। वो कहता है कि उसे यकीन है कि श्रुति ने कुछ नहीं करा, वो इनोसेंट है, और उसको तो डर भी है कि कहीं श्रुति के साथ ही तो कुछ नहीं हो गया। वैभव से सारी डिटेल्स लेने के बाद पुलिस श्रुति के घर चली जाती है। श्रुति के घर वाले भी मिलते हैं। वो श्रुति के घर वालों को ये सारा किस्सा बताते हैं, मगर श्रुति के घर वाले उनसे सिर्फ एक बात बोलते हैं, जिसके बाद पुलिस वालों का खून भी ठंडा पड़ जाता है। श्रुति के घर वाले बोलते हैं, श्रुति को मरे हुए तो 50 साल हो गए, उसके हत्यारे को तो आप ढूंढ नहीं पाए, और आज उसे ही हत्यारा बोल के यहाँ आ रहे हो। पुलिस वालों को कुछ समझ नहीं आता, मगर वो क्या करते, घर वालों से कैसे लड़ते। पुलिस स्टेशन वापस आके उन्होंने 50 साल पहले के रिकॉर्ड्स निकाले। पता चला कि श्रुति की मौत सच में हो चुकी थी, और फोटो भी मैच कर रही थी बिल्कुल उस फोटो से जो वैभव ने उन्हें बना के दी थी। मौत का तरीका सुनोगे? श्रुति उसी जंगल में, उसी जगह, वहीं पे मरी हुई मिली। उसकी आंखें निकली हुई थी, हाथ पैर टूटे हुए थे, उसके साथ किसी ने गलत करा था और उसे वहीं बिना कपड़ों के फेंक दिया था। मगर जानते हो, उसके शरीर में भी खून की एक बूंद नहीं थी। पुलिस वाले ये केस देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि ये कैसे हो सकता है। वो जानते थे कि ऐसा केस पहले भी सिमिलरली हुआ था उस इलाके में कई सालों पहले, पर उस केस की डिटेल्स कोई नहीं जानता था। आखिरकार 50 साल पुरानी बात है, कितने नए पुलिस वाले आए और पुराने चले गए, और हर बार फाइल के नीचे ये केस, श्रुति का केस, दबता गया। वैभव को दोबारा इंटेरोगेशन में लाया गया। उसे पीटा गया। उसे बोला गया कि ये कैसी मनगढ़ंत कहानी है जो उसने पुलिस वालों को सुनाई है। वैभव रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, बोलता रहा कि नहीं, ये झूठ है, श्रुति जिंदा है, मुझसे मिलती है और मेरे से बात भी करती है। वैभव की बात सुन के थोड़ा बहुत यकीन करके अपने शक को दूर करने के लिए शायद वैभव के फोन रिकॉर्ड्स, व्हाट्सएप चैट्स सब निकाले गए। फोन रिकॉर्ड्स निकालने पे उन्हें पता चला कि हाँ, वैभव रात रात को किसी से बात तो करता है, पर वो कहाँ का नंबर है, कहाँ की लोकेशन है, किसका नंबर है, वो पुलिस वाले कभी पता नहीं कर पाए। वैभव को कई दिन तक कस्टडी में रखा गया, पर कस्टडी में ही जब वो जेल सेल में बंद था, वैभव की मौत हो जाती है। ऐसे वैसे तरीके में नहीं, बल्कि उसकी भी आंखें निकली हुई थी, हाथ पैर टूटे हुए थे, उसके बदन पे भी कोई कपड़ा नहीं था और उसके शरीर में खून की बूंद तक नहीं थी। ये सबसे बड़ी मिस्ट्री है कि वैभव कैसे मरा, वो लड़की कैसे मरी, और वो 5 लोग कैसे मरे। अंकित ने भी जब अपनी जान ली थी, जब वो कूद के मरा था, तो उसके भी शरीर, उसकी भी लाश ऐसी ही थी, हाथ पैर टूटे हुए और आंखें बाहर निकली हुई। पर आपको इस कहानी के बारे में क्या लगता है? वैभव, श्रुति और उन 5 के साथ क्या हुआ होगा, और उन 5 को वो सपने क्यों आते थे? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही हॉरर स्टोरीज के लिए, पॉडकास्ट के लिए, हॉरर लेजेंड्स के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।